रूस ने 28 सितंबर की रात भी यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से भीषण हमला किया, जो करीब 12 घंटे तक जारी रहा। इस हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से एक 12 साल की बच्ची भी उसमें शामिल बताई गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक रूस ने एक ही रात में 500 ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इससे सबसे ज्यादा नुकसान राजधानी कीव और दक्षिण पूर्वी शहर ज़पोरिजिया में देखने को मिला। कीव में एक 5 मंजिला इमारत का हिस्सा गिर गया और 7 जिलों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। यहां 14 लोग घायल हुए, जबकि आसपास के इलाकों में आपको बता दें कि 28 लोग जख्मी हुए, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। ज़पोरिजिया में भीषण मिसाइल हमले में 38 लोग घायल हुए हैं। इनमें 3 बच्चे भी शामिल बताए गए, जिनमें से 2 की हालत काफी गंभीर बताई गई है। रात भर ईरानी शाहिद मॉडल जैसे ड्रोन से यूक्रेन के कई इलाके दहशत में रहे। कीव, ज़पोरिजिया, आपको बता दें कि सूमी में विस्फोट की गूंज साफ तौर पर सुनाई दी। हमले के दौरान रूस के Tu-95 और MiG-31 के बम वर्षक विमान भी उड़ान भरते देखे गए, जिससे पूरे देश में हवाई अलर्ट जारी हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 28 सितंबर को यह दावा किया कि रूस अपनी तथाकथित शैडो फ्लीट ऑयल टैंकरों का इस्तेमाल यूरोपीय शहरों पर ड्रोन हमले और उन्हें नियंत्रित करने के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि खुफिया रिपोर्ट्स में यह भी जानकारी सामने आ गई है कि ये आरोप ऐसे समय पर आया है जब हाल ही के हफ्तों में रूस और नाटो देशों के बीच हवाई सीमा उल्लंघन को लेकर तनाव बढ़ गया है। पिछले 1 महीने में रूसी ड्रोन पोलैंड, रोमानिया, डेनमार्क, नीदरलैंड और फिनलैंड के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए हैं। जेलेंस्की ने अपने संबोधन में कहा कि रूस की शैडो फ्लीट पर तुरंत कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं, क्योंकि ये सिर्फ तेल व्यापार नहीं बल्कि यूरोप की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन चुका है। इसके अलावा रूस सरकार के लिए बुरी खबर यह है कि यहाँ के दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के संघनीय स्तर की इमरजेंसी स्थिति घोषित करनी पड़ी है। जून में ये सूखे की वजह से एग्रीकल्चर इमरजेंसी घोषित होती है। स्थानीय सरकार के अनुमान के मुताबिक इस साल करीब 10 लाख हेक्टेयर फसल सूखे और ठंड से बर्बाद हो गई, जिसमें रूस के अनाज उत्पाद पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो आगे बढ़ते हैं। बता दें कि अमेरिकी वायुसेना के एयर मोबिलिटी कमांड के प्रमुख ने कहा कि उनकी नजर 2040 के दशक के मध्य में एक नए स्ट्रेटेजिक एयर लिफ्टर को तैनात करने पर है। एयर मोबिलिटी कमांड के प्रमुख जनरल जॉन ने प्लान का खुलासा करते हुए कहा कि यूएस एयरफोर्स की योजना यह है कि C-17 ग्लोब मास्टर और CM-5 सुपर गैलेक्सी जैसे वर्तमान स्ट्रेटेजिक एयर लिफ्टर्स का विकल्प मिड 2040 तक तैनात कर सके। हालांकि उन्होंने इन दोनों विमानों को शानदार बताया, लेकिन ये भी कहा कि दोनों हमेशा उड़ान नहीं भर पाएंगे, इसलिए अब अपनी समय सीमा में इन्हें फिर से शामिल करना होगा। लुमोटन ने 22 सितंबर को वाशिंगटन डीसी के बाहर वार्षिक एयर एंड स्पेस फोर्सेज एसोसिएशन सम्मेलन में फाइटर ग्लोबल से बात कर रहे थे। आपको बता दें कि फाइट ग्लोब से बातचीत करते हुए ये कहा कि जैसे ही C-17 और C-5M की सर्विसेज लाइफ में गिरावट आएगी, एयरफोर्स को नए एयरलिफ्टर के लिए प्रतियोगिता शुरू करने का समय सुनिश्चित करना ही होगा। उनकी तरफ से कहा गया कि हम एक ऐसी योजना बनाना चाहते हैं जिससे जब C-17 का सर्विस लाइफ कम होने लगे, चाहे वह पंखे को हो, इंजन का हो या फिर अन्य किसी चीज का हो, तो हमारे पास पहले से ही कई प्रोग्राम चल रहे हों। आपको बता रहे हैं कि C-17 के पायलट हैं और उनका ये कहना है कि अमेरिका अब नेक्स्ट जनरेशन एयरलिफ्ट जेट बनाने की दिशा में काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक नए स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर के डिजाइन पर अभी काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस विमान को C-17 के वर्कहॉर्स और C-5M को भारी लोड क्षमता वाले रोल को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। C-17 विमान ने अभी तक अपने ऑपरेशन में गजब की तेजी दिखाई और काफी कम समय में इसे किसी मिशन पर भेज दिया गया। दूसरी तरफ C-5M और 127-460 किलो भार उठाने की क्षमता के कारण मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों में अमेरिकी अभियानों में केंद्रीय भूमिका निभाता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा कि नए एयरलिफ्टर के लिए AMC को विमान की डिफेंसिव और टेक्निकल एलिजिबिलिटी और मेंटेनेंस पर ज्यादा ध्यान देना ही होगा। इसके अलावा जमीन पर तेजी के साथ रिफ्यूलिंग की क्षमता भी एक खास विशेषता होगी। रूस के विदेश मंत्री के हालिया बयान ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका को एक बार फिर से मजबूती दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि भारत अपने सहयोगी खुद चुनता है और रूस को इससे कोई आपत्ति नहीं है कि भारत किन देशों से संबंध बनाता है। यह बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिका भारत पर रूसी तेल की खरीदारी को लेकर दबाव बना रहा है। उनकी तरफ से यह बयान भारत की कूटनीतिक सत्यता की पुष्टि भी करता है और यह भी दिखाता है कि भारत रूस संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं।
लावरोव ने अमेरिका को स्पष्ट संकेत ये दे दिया कि यदि उसे भारत के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने हैं तो सीधे भारत से बात करनी चाहिए, न कि उसके अन्य संबंधों में हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी चल रही है, जो अब अहम रणनीतिक साझेदारी में बदल चुकी है। दोनों देशों के बीच भरोसा, सम्मान और सहयोग की नींव पर आधारित ये संबंध वैश्विक राजनीति में एक मजबूत उदाहरण है। रूसी विदेश मंत्री ने आपको बता दें ये भी कहा कि भले ही अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के प्रकरण टैरिफ लगाए हों, लेकिन इसके चलते भारत रूस आर्थिक साझेदारी को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि भारत एक राष्ट्र है जो अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है। यही कारण है कि रूस कभी भी भारत के अमेरिका या अन्य देशों के साथ संबंधों को लेकर चिंतित नहीं रहता है। लावरोव ने यह भी बताया कि भारत और रूस केवल द्विपक्षीय रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच यानी कि एससीओ, ब्रिक्स और यूएनएससी में भी एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। रूस ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया, जिससे यह जाहिर होता है कि रूस भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में देखना चाहता है। उन्होंने आगामी दिसंबर में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की भी पुष्टि की। इसमें व्यापार, रक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा होगी। इससे ये स्पष्ट होता है कि दोनों देश भविष्य की जरूरतों को समझते हुए अपने संबंधों को नए आयाम देना चाहते हैं। बता रहे हैं कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में मॉस्को यात्रा के दौरान ये स्पष्ट किया था कि भारत ना तो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश है और ना ही रूस के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करने वाला। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपीय देश, खासकर ईयू, आज भी रूस से अधिक ऊर्जा खरीद रहे हैं, लेकिन निशाने पर केवल भारत है। उन्होंने भारत के हितों के अनुसार तेल की खरीदारी को सही ठहराया और व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए भारत के रूस को लेकर कृषि, कपड़े, दवाइयों का निर्यात बढ़ाने की दिशा में सहमति जता दी। भारत और रूस के संबंध केवल रणनीतिक नहीं बल्कि गहरे विश्व और सम्मान हितों पर आधारित है। बता रहे कि लावरोव का यह बयान भारत की विदेश नीति की स्वतंत्रता और वैश्विक महत्व को दर्शाता है। अमेरिका जैसा देशों को यह समझना होगा कि भारत अब दबाव में नहीं बल्कि अपने फैसलों से वैश्विक कूटनीतिक की दिशा तय करने वाला देश बन गया है। खबर नेपाल से है। नेपाल के बाद अब दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के ज्वेंजे भ्रष्टाचार को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। 27 सितंबर को राजधानी लीमा में हजारों युवकों ने राष्ट्रपति दीना के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन कर दिया। इस प्रदर्शन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोली छोड़ दिए, लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद अब बता दें कि युवाओं ने पथराव कर दिया। दरअसल ये विरोध 20 सितंबर को पेंशन प्रणाली में किए गए बदलावों के बाद शुरू हुआ था। नए नियम के अनुसार पेरू में 18 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को किसी न किसी पेंशन कंपनी से जुड़ना होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति और संसद के खिलाफ लंबे समय से जनता में असंतोष बना हुआ। जॉनजी ने इस प्रदर्शन के लिए फेमस जापानी एनिमे वन पीस को कैरेक्टर लूफी को अपना रोल मॉडल बता दिया। ये कैरेक्टर न्याय के लिए लड़ता है। ये भ्रष्टाचार, आर्थिक असुरक्षा, बढ़ता अपराध और जवाबदेही की कमी ने युवाओं को नाराज किया। 2022 में पूर्व राष्ट्रपति को हटाए जाने और गिरफ्तार किए जाने के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई में दर्जनों प्रदर्शनकारियों की मौतें हुई थी। इस पर सरकार ने यह भी सवाल लगातार उठाया। पेरू सरकार ने हाल ही में पेंशन सिस्टम में बदलाव किए हैं। पहले लोग चाहें तो पेंशन योजना से जुड़ सकते थे, लेकिन यह अनिवार्य नहीं था। अब सरकार ने नियम बना दिया कि पेरू में जो भी नागरिक 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है उसे किसी न किसी पेंशन कंपनी के साथ जुड़ना ही होगा, यानी कोई भी वयस्क इस सिस्टम से बाहर नहीं रह सकता। पेंशन प्रदाता ने और वह निजी या सरकारी संस्थान होता है जो लोगों को हर महीने एक तय रकम उनकी जमा कराता है। रेस्टोरेंट हो या फिर रिटायरमेंट, उसके बाद तमाम तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ से मिलती हैं। पेरू की राष्ट्रीय सांख्यिकी एजेंसी के अनुसार देश की 27% आबादी 18 से 29 साल की उम्र के बीच में है। ये युवा इस आंदोलन की रीढ़ भी हैं। लोग नाराज क्यों हैं ये भी जानना जरूरी है। कई लोगों को ये लगता है कि जबरन वसूली जैसी चीजें लाई जा रही हैं। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, ऐसे में वे पेंशन के लिए पैसे कहां से जमा कर देंगे। पेंशन प्रदाता संस्थान में पहले से ही भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी है। शिकायतें मिलती रहती हैं। लोग चाहते हैं ये उनकी इच्छा पर निर्भर हो, मजबूरी ना बनाई जाए। लोगों का कहना है कि सरकार को रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, ना कि जबरन पेंशन योजना थोपनी चाहिए। चक्रवात रगासा के बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में एक और चक्रवात ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि चक्रवात ने वियतनाम में तबाही मचा दी और इस दौरान कई घर मलबे में तब्दील हो गए। तेज आंधी तूफान में बिजली के खंभे भी नीचे गिर गए। नेशनल वेदर फोरकास्ट एजेंसी के अनुसार चक्रवात से 8 व्यक्ति की मौत हो चुकी है और 17 लोग अब भी लापता हैं।
बता दें कि तूफान के कारण तेज बारिश के कारण समुद्र की लहरें पूरे उफान पर आ गई थी। 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। वियतनाम से टकराने से पहले 7 घंटे तक चक्रवात तटों के आसपास मंडराता रहा। ऐसे में समुद्र की लहरें 8 मीटर की ऊंचाई तक उफान मार रही थी। वियतनाम की हू सिटी में 8 व्यक्ति बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसके चलते उनकी जान चली गई। प्रांत में समुद्र की लहरें कई मछुआरों समेत 4 नावों को बहाकर ले गई। चक्रवात से टकराने से पहले सरकार ने 28,500 लोगों को रेस्क्यू करके तटीय इलाका खाली करवा दिया था। मौसम खराब होने की वजह से कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई और कुछ फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। चक्रवात के चलते वियतनाम में शनिवार से ही भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जगहों पर भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति बन गई। रविवार को भी यहां पर तेज बारिश का दौर जारी रहा। हालांकि बीते दिन चक्रवात के तट से टकराने के बाद लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। वियतनाम से पहले आपको बता दें कि फिलीपींस में तबाही इस चक्रवात ने मचाई, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। चक्रवात से पहले यहां पर चक्रवात रगासा देखने को मिला था। रगासा के कारण ताइवान, हांगकांग और चीन में भी अलर्ट जारी हुआ था।